अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। जैसे कि हमने 9th क्लास जनरल साइंस की बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम चैप्टर्स की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। आज हम जो क्लास 9 जनरल साइंस सीरीज़ का लास्ट चैप्टर है हमारे पास 6 इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हमारे पास, एटमॉस्फेयर इज एंड डैश ऑफ गैसेस दैट कवर द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स। एटमॉस्फेयर गैसों का एक डैश है जिसने ज़मीन को घेरा हुआ है। इसका आंसर है हमारे पास इन्वेलप। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ओजोन प्रिवेंट्स डैश फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। ओजोन डैश को ज़मीन तक पहुंचने के लिए जो है वो रोकता है। इसका आंसर है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास, थर्ड, टेम्परेचर ऑफ थर्मोस्फेयर बाय मे बी अप टू। जो हमारे पास थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर है वो हो सकता है। इसका आंसर है हमारे पास 2000 सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारे पास, फोर्थ, रेडिएशन ऑफ डैश वेवलेंथ कैन नॉट गो आउट ऑफ ग्रीन हाउस। डैश वेवलेंथ वाली जो हमारे पास शुआएं हैं वो ग्रीन हाउस से बाहर नहीं जा सकती। इसका आंसर है दी हीट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ कैन नॉट गो आउट ऑफ ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है हमारे पास, सब्सटेंसेस दैट कॉज पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट आर कॉल्ड। ऐसे सब्सटेंस जो कि एनवायरनमेंट को आलूदा करें उसको हम कहते हैं। इसका आंसर है हमारे पास प्लूटेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, कोल, ऑयल एंड गैस आर कॉल्ड। जो हमारे पास कोयला है, तेल है और गैस है, हम इसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स। इसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स आर डैश रिसोर्सेज। जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स और जो हमारे पास, इसका आंसर है नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये। नेक्स्ट है हमारे पास, वन रीजन फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीशीज इज डैश डिस्ट्रक्शन। बहुत से स्पीशीज के जो हमारे पास ख़त्म होने की वजह है वो डैश की तबाही है। इसका आंसर जो है वो हमारे पास है हैबिटेट्स। ठीक है, जो हैबिटेट्स हैं उसके डिस्ट्रक्शन, उसके ख़त्म होने की वजह से जो हमारे पास स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म हो रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, 9 एरियाज रिवर्स फॉर वाइल्ड लाइफ आर कॉल्ड। ऐसी जगह जो कि हमारे पास जंगली हयात के लिए जो है वो मखसूस होती है, उन इलाकों को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है हमारे पास वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स। नेक्स्ट है हमारे पास, मूविंग आउट फ्रॉम एन एरिया एंड सेटलिंग इन अनदर एरिया इज कॉल्ड। एक जगह से दूसरी जगह जाकर आबाद हो जाने के अमल को क्या कहते हैं? इसका आंसर है हमारे पास माइग्रेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। फॉर आंसर्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर ईच क्वेश्चन इन सर्कल द राइट आंसर्स। 4 हमें ऑप्शन दी गई हैं, हमने बताना है कि कौन सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। फर्स्ट हमारे पास है, थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर। इसका ऑप्शन जो है ये हमारे पास ए करेक्ट है, 200 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज। जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है कितनी परसेंट जो है वो एयर में प्रेजेंट होती है? हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं, 40%, 0.4%, 0.04% या 0.004%। ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास करेक्ट है, 40%। नेक्स्ट है हमारे पास, ओजोन फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर इन। जो ओजोन है यह प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में या थर्मोस्फेयर में। ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास करेक्ट है, स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट है हमारे पास, मेजर कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज। जो ओजोन लेयर का ख़त्म होना है वो उसकी क्या वजह हो सकती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास करेक्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है हमारे पास, अबाउट डैश % पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। कितने % पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर जो है वो डिपेंड कर रही है? 90%, 80%, 60% या 50%। हमारे पास जो इसका आंसर करेक्ट है वो है सी, 60%। द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन एन एरिया इज कॉल्ड। एक एरिया में जितने हमारे पास इंसान रहते हैं हम उसको कहते हैं स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी या हैबिटेट। ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास करेक्ट है, पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, पाकिस्तान पॉपुलेशन इन 1998 वॉज। 1998 में हमारे पास पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 130.5 मिलियन, 13.5 मिलियन, 135 मिलियन, 0.135 मिलियन।
सो ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास करेक्ट है, 13.5 मिलियन थी। 8 है हमारे पास, एट प्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 2.6%, इन हाउ मेनी ईयर्स द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान विल डबल, कि इस वक्त जो पॉपुलेशन रेट है वो 2.6% है, कितने सालों में जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो डबल हो जाएगी। हम इसके ऑप्शंस देखते हैं, 47 ईयर्स, 37 ईयर्स, 27 ईयर्स या 17 ईयर्स। सो ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास करेक्ट है, 27 ईयर्स में पाकिस्तान की पॉपुलेशन डबल होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। डेफिनेशन फर्स्ट है हमारे पास, डिफाइन पॉपुलेशन, प्लूटेंट्स, रिसाइकलिंग या इंडेंजर्ड स्पीशीज। सो हम लोग इसका वन बाय वन आंसर देखते हैं। पॉपुलेशन जो है इसका आंसर हमें पेज नंबर 75 पे मिलेगा। सो पेज नंबर 75 पे हमें डेफिनेशन दी गई है पोल्यूशन की। पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन मींस एनी चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर और लैंड विच हैव अनडिजायर्ड इफेक्ट ऑन मैन और अदर लिविंग थिंग्स और मे बी हैव सच इफेक्ट्स इन फ्यूचर। सो इसके अंदर क्या है कि ऐसी चीज़ें जो कि एयर की, वाटर की और ज़मीन में जो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको चेंज करें और अनडिजायर्ड इफेक्ट जो है वो इंसानों के लिए और लिविंग थिंग्स के लिए जो है वो पैदा करें, इसको हम पोल्यूशन कहते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नुकसानदेह हैं वो हमारे पास पोल्यूशन में आती हैं। या नेक्स्ट प्लूटेंट्स की डेफिनेशन हम पेज नंबर 75 पे देखते हैं। सो इसी हमारे पास हाइडिंग में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में पेज नंबर 75 पे हमें प्लूटेंट्स की डेफिनेशन मिलती है कि एनी एक्सेस और वेस्ट सब्सटेंस दैट कैन कॉज पोल्यूशन इज कॉल्ड प्लूटेंट। ऐसा सब्सटेंस जो पोल्यूशन कॉज करे हम उसको प्लूटेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिसाइकलिंग। इसकी डेफिनेशन हम पेज नंबर 88 पे देखते हैं। सो ये हमें रिसाइकलिंग की डेफिनेशन दी गई है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू यूजफुल आर्टिकल फ्रॉम यूज मटेरियल, कि जो हमारे पास ऐसा मटेरियल जो हमने पहले यूज़ किया हो उसको दोबारा यूज़ करके डिफरेंट आर्टिकल्स या डिफरेंट चीज़ें बनाना जो है वो हम उसको रिसाइकलिंग कहते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़, इसका आंसर हमें पेज नंबर 84 पे मिलेगा। सो पेज नंबर 84 पे हमें ये आंसर दिया गया है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है? दूज ऑर्गेनिज्म विच आर थ्रेटन्ड ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज। ऐसे स्पीशीज़ जो जिनका हमें जो है वो ख़त्म होने का खदशा हो, डर हो, हम इसको क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज़। सो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है, राइट नेम ऑफ 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है इसकी 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, हमने उसके नाम लिखने हैं। सो पेज नंबर 72 पे हम इसका आंसर देखते हैं। सो ये हमारे पास डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, नाम लिखने हैं। फर्स्ट है हमारे पास द ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड है हमारे पास द स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है हमारे पास द मीजोस्फेयर एंड फोर्थ वन है हमारे पास दी थर्मोस्फेयर। ये 4 लेयर्स जो है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये हमने सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं इनके। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। जो हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट है हमने उसका इन्वायरमेंट में 2 इफेक्ट्स लिखने हैं। सो पेज नंबर 74 पे हम इसका आंसर देखते हैं। सो हम इसका आंसर देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग में हैव अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। इसके बहुत से इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ क्लाइमेट एंड वेदर में चेंज। जो हमारे पास अर्थ का क्लाइमेट है और जो दूसरा हमारे पास आबो हवा है उसके अंदर जो है वो चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स ऑन पोल्स एंड माउंटेन में एक्सेसिव रेन में रेज सी लेवल मैनी कोस्टल एरियाज में गो अंडर सी। सो इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास पहाड़ हैं उसमें बर्फ़ के पिघलने और ज़्यादा बारिशों के सबब जो है वो समुद्रों की सतह जो है वो बुलंद हो जाएगी और जो हमारे पास साहिली इलाके हैं वो डूब जाएंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती ज़राए हैं, वसाइल हैं, उनको महफूज करने के कोई हम लोगों ने 2 तरीके लिखने हैं। सो इसका आंसर हम पेज नंबर 81 पे देखते हैं। सो पेज नंबर 81 पे ये हमें कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दिया गया है। ये लास्ट जो 2 लाइंस हैं हमने इसका आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 का, कि मेजर्स लाइक रिसाइकलिंग ऑफ यूज मटेरियल, सब्स्टिट्यूशन एंड रीयूज ऑफ आर्टिकल ऑफ कॉमन यूज में बी अडॉप्टेड इन दिस रिगार्ड। सो हम जो हमारे पास कुदरती वसाइल है उसको कैसे महफूज बना सकते हैं? जो हमारे पास रिसाइकलिंग है वो करके। रिसाइकलिंग के अंदर क्या है कि हमारे पास जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं उनको दोबारा इस्तेमाल करके नई प्रोडक्शन जो है वो इस्तेमाल करके हम चीज़ों को बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट 2 बेनिफिट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ है जिसको हम जंगली हयात कहते हैं, हमने उसके 2 फायदे लिखने हैं। इसका आंसर हमें पेज नंबर 84 पे मिलेगा। सो पेज नंबर 84 पे हमें ये इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ दी गई है। इसके अंदर से हमने कोई से 2 पॉइंट लिखने हैं। सो हम एक ये कर लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ मेंटेन बैलेंस इन नेचर। जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे पास माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखती है। और फर्स्ट हम कर लेते हैं कि मैनी प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइल्ड लाइफ आर यूज्ड इन आवर होम्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, फूड, टिम्बर एंड मेडिसिन आर फ्यू एग्जाम्पल
एग्जांपल कि जो हमारे पास जंगली हयात है इसके अंदर कुदरती प्रोडक्ट्स, मसलन हमारे पास खुराक है, हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं, लकड़ी हैं, इससे हम मेडिसिन और दूसरी चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। क्वेश्चन से नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन कंपोजिशन एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर उसकी कंपोजिशन क्या है और इसकी डिफरेंट लेयर्स के बारे में हमने बताना है। सो पेज नंबर 72 पे हमें इसका आंसर मिलेगा। सबसे पहले हम पेज नंबर 72 पे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखते हैं। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। जो एटमॉस्फेयर है ये हमारे पास 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। द रिमेनिंग 1% कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर एंड 3 गैसेस। जो हमारे पास पीछे बच जाने वाली चीज़ें हैं उसके अंदर हमारे पास 1% जो है वो पानी है और 3 जो है वो ट्रेसेस गैसेस हैं, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम और ओजोन आता है। आवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम वेयर फ्री स्टेट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर आर प्रेजेंट. Living organisms use oxygen in respiration, although the proportion of carbon dioxide in air is only 0.04%, but इस गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। सो इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि जो अर्थ है इसके ये ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स जो हैं वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इंसानों को जो है वो ऑक्सीजन चाहिए होती है रिस्पिरेशन के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में वो 0.04% प्रेजेंट होती है, लेकिन वो भी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। प्लांट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग फोटोसेंसिस। जो पौधे हैं वो फोटोसेंसिस खुराक बनाने के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड आल्सो डिपेंड ऑन दिस फूड। कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द अर्थ टेम्परेचर। अर्थ का जो हमारे पास टेम्परेचर है उसमें भी अपना रोल प्ले करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पिरेशन एंड बर्निंग। जो हमारे पास जलने का प्रोसेस है, रिस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग इन एयर एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। दिस में रेज अर्थ टेम्परेचर एंड लीड टू क्लाइमेट चेंज। और हमारे पास जो आबो हवा का चेंज है वो भी इसके अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके अंदर क्या है कि एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ऑफ लेयर। इसके अंदर हमारे पास 4 लेयर्स आती हैं। ईच लेयर हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। इसकी जो लेयर है उसकी अपनी खसूसियात हैं। दी 4 लेयर्स आर इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट हम देखते हैं दी ट्रोपोस्फेयर। ये क्या है? दी ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ अबाउट 18 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। मोस्ट ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड वाटर वेपर आर इन दी ट्रोपोस्फेयर। दिस इज द लेयर वेयर मोस्ट ऑफ वेदर अकर्स। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो ट्रोपोस्फेयर है ये हमारे पास बिल्कुल जो तह सतह है वहाँ से शुरू होकर 18 किलोमीटर की बुलंदी तक जो है वो फैली होती है। इसके अंदर जो है वो हवा में मौजूद गैसें और जो आबी हमारे पास जो बुखारात होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, इसके अंदर ज़्यादा मिकदार जो है वो इस तह में पाई जाती है। अब जो हमारे पास हवाएं हैं, आबो हवा और मौसम है वो भी इसी लेयर में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दिस स्ट्रेटोस्फेयर। इसके अंदर क्या है? दिस लेयर इज अबव द ट्रोपोस्फेयर। ये जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर है ये ट्रोपोस्फेयर से जो है वो ऊपर प्रेजेंट होती है। इट रीचेज द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। ये समुद्री लेवल जो है इसका 50 किलोमीटर हाइट पर जो है ये पहुंचती है। मोस्ट जेट एयरप्लेन ट्रेवल इन लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। सियारे हैं ये इस तह के निचले हिस्से में जो है वो परवास करते हैं। द अपर स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स अ लेयर ऑफ अ गैस कॉल्ड ओजोन। जो अपर स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है इसके अंदर ओजोन गैस जो है वो प्रेजेंट होती है। ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लिविंग थिंग्स because it filter out most of UV radiation given from the sun। जो सूरज से डायरेक्ट रेडिएशंस आती हैं उससे जो है ये लेयर हमें बचाती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ नोट ऑन डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है उसके खत्म होने पर जो है वो हमने नोट लिखना है। सो इसका आंसर हम पेज नंबर 73 पे देखेंगे। तो ये हमें डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर दिया गया है। ओजोन इज अ गैस प्रेजेंट इन अपर स्ट्रेटोस्फेयर। ये अपर स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ये गैस प्रेजेंट होती है जिसको हम ओजोन कहते हैं। इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड अर्थ। ये हमारे पास जो अर्थ है उसको बचाती है बहुत सी चीज़ों से, जिसके अंदर यूवी रेडिएशंस आती हैं जो कि हमारे पास सूरज से डायरेक्ट जो हमारे पास रेडिएशंस आती हैं उससे ओजोन लेयर ज़मीन को बचाती है। सर्टन केमिकल्स आर रिलीज फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे कैन्स एंड फ्रैक्चर मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग फॉर्म्स। दीज केमिकल आर कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन सब चीज़ों से जो हमारे पास केमिकल्स आते हैं हम उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिएक्ट विद ओजोन कॉजिंग इट्स डिप्लेशन एंड थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ये हमारे पास जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन की जो लेयर है उसके साथ जो रिएक्ट करते हैं जिससे वो उसको पतला कर देते हैं। कंसिक्वेंटली ग्रेटर नंबर ऑफ यूवी रेडिएशन रीच द अर्थ, जिसकी वजह से जो यूवी रेडिएशन है वो डायरेक्ट अर्थ पे पड़ती हैं। दीज रेडिएशन में कोज कैंसर एंड आई डिजीज, जिसकी वजह से इंसानों में कैंसर और
आंखों की जो बीमारियां हैं वो फैल सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मुराद है, डिस्क्राइब इट, कॉज एंड इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। सो पेज नंबर 74 पे हम इसका आंसर देखते हैं। हम इसका आंसर देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इज अ रूम मेड अप ऑफ ग्लास। जो ग्रीन हाउस का जो कमरा है वो शीशे से बना होता है। इट इज यूज्ड टू ग्रो प्लांट, यहाँ पे पौधे उगाए जाते हैं। Solar radiation short wavelength can enter through glass into greenhouse effect, but heat wave cannot go out of greenhouse effect. इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास सोलर रेडिएशन है वो एंटर होती है, लेकिन जो हीट है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट से बाहर नहीं जा सकती। दिस रिजल्ट इन हायर टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो इसके अंदर जो कमरा है हमारे पास, जो टेम्परेचर है वो हाई होता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो इस हमारे पास जो ये पूरा अमल है इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। सो नेक्स्ट हम इसके जो है वो कोज एंड इफेक्ट्स देखते हैं। इन्वायरमेंट पे क्या है कि एटमॉस्फेरिक पॉपुलेशन पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन मॉडर्न टाइम हैज इंक्रीज्ड द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड मीथेन इन एयर। कि जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे पास ये टाइम है, मॉडर्न टाइम है, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन है, ये हवा में इसकी प्रोपोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दीज गैसेस प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो हमारे पास गैसेज हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो हमारे पास ज़मीन पे जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ गया है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम इफेक्ट्स देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग हैव मैनी अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अर्थ क्लाइमेट एंड वेदर में चेंज। की जो हमारे पास आबो हवा है और जो हमारे पास मौसम है ये चेंज होता है। Melting of ice cap on poles and mountains and excessive rains may raise sea level. Many coastal areas may go under sea. इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो पहाड़ हैं बर्फ़ के पिघलने से जो ज़्यादा बारिश है उसके सबब बनते हैं, और जो हमारे पास समुद्रों की सतह है वो बुलंद हो जाती है, और जितने भी हमारे पास अंडर सी या दूसरे कोस्टल एरियाज़ हैं वो डूब जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट इन्वायरमेंट। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वायरमेंट पे कैसे असरअंदाज होती हैं। सो पेज नंबर 74 और 75 पे हम इसका आंसर देखते हैं। सो ये हमें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दिया गया है कि अफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन क्लाइमेट, विंड्स एंड वाटर। ये हमारे पास इन्वायरमेंट में ही आ जाते हैं। सो हम इसका आंसर देखते हैं कि आर वो ह्यूमंस रियली ब्रिंगिंग सच चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, दे में चेंज ग्लोबल क्लाइमेट, शेल इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। ये कुछ हमसे क्वेश्चन किए गए हैं। नेक्स्ट पेज पे हम इनके आंसर देखते हैं। Shall these changes lead to alternation in air circulation pattern, intensity of rain, climate condition, and shall these changes become intolerable for human and other living things? So basically इसके अंदर हमें क्या पूछा गया है कि जितने भी ह्यूमंस जो है वो एक्टिविटीज़ करें उनका एटमॉस्फेयर पे जो चेंजेस है उस पर क्या असरअंदाज कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये इंसानों के लिए जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या इससे जो है वो क्लाइमेट और जो हमारे पास बारिश है इन सब चीज़ों से जो ये कंडीशंस हैं ये असरअंदाज हो सकती हैं। सो हम देखते हैं कि अ क्लोज रिलेशनशिप हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। इसके अंदर हमें बताया गया है कि 20वीं सदी के दूसरे निस्फ हिस्से में बढ़ते हुए ज़मीनी टेम्परेचर और जो हमारे पास ग्रीन हाउस की गैसों की मिकदार में जो है वो ताल्लुक पाया गया है। सम एक्सपर्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट से डैट इन फ्यूचर हीट विल बिकम अनबेरेबल। कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने कहा है कि इन्वायरमेंट में जो हमारे पास हीट है वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। डेजर्ट विल एक्सपैंड, जो सहरा हैं वो बढ़ जाएंगे। सम एरियाज विल हैव मोर रेन एंड फ्लोड। कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे बारिश और जो सैलाब है वो ज़्यादा आएंगे। सी लेवल विल राइज ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस। जो हमारे पास बर्फ़ है उसके पिघलने से जो समुद्री सतह है वो बढ़ जाएगी। आल्सो क्लाइमेटिक चेंज विल लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी प्रेजेंट डे स्पीशीज। और इसके जो हमारे पास जो स्पीशीज प्रेजेंट है वो हमारे पास जो है वो उनके ख़त्म होने का जो खतरा है वो ज़्यादा हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राइट डाउन कोजेज अफेक्ट एंड मेजर ऑफ कंट्रोलिंग एक्वेटिक पॉपुलेशन। जो हमारे पास आबी पॉपुलेशन है, एक्वेटिक पॉपुलेशन है, उसके हम लोगों ने अफेक्ट्स लिखने हैं, कोज लिखने हैं, और हमें बताना है कि हम उसको कैसे जो है वो मैयर जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो पेज नंबर 77 पे हम इसका आंसर देखते हैं। तो ये हमें पेज नंबर 77 पे वाटर पोल्यूशन दिया गया है। इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके क्या कॉज है कि वाटर पोल्यूशन इज जनरली कॉज्ड व्हेन इंडस्ट्रियल वेस्ट, ट्रैश एंड सीवेज फ्रॉम सिटीज इज डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज लाइक रिवर, स्ट्रीम, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशन।
कि जो हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कूड़ा क्रिकेट है, ये सारा जो है ये हमारे पास समुद्रों में, दरियाओं में, पॉन्ड्स में, लेक्स में जो है ये डिस्चार्ज किया जाता है। वाटर पोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम चीफली फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज बट नाउ डेज मैनी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान आर आल्सो facing this problem. Heavy metals like chromium, lead, mercury are produced as waste in the leather, textile, plastic and other chemical factories. So इसके अंदर क्या हमें बताया गया है कि हमारे पास जो आबी हयात है, इसके अंदर हमारे पास मछलियाँ, पौधे वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। घरों में और बस्तियों से निकलने वाला जो हमारे पास फालतू मवाद है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो भी सारा जो है वो हमारे पास इस वेस्ट में शामिल हो जाता है। दे गेट एंट्री इनटू वाटर बॉडीज व्हेन हैवी मेटल्स एंड अदर टॉक्सिक मटेरियल एंटर इनटू बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे मे कॉज कैंसर एंड वेरियस अदर डिजीज। तो इसके अंदर इसका क्या फैक्ट है कि ये दूसरी चीज़ें जो हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स हैं, ये इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये इंसानों में कैंसर जैसी बीमारियों का जो है वो सबब बनते हैं। इसके अंदर क्या हमें बताया गया है कि जो मैंने पहले भी बताया कि घरों और बस्तियों से जितना भी निकलने वाला फालतू हमारे पास कूड़ा क्रिकेट है, बच्चे कुछ जो खुराक है, डिटर्जेंट्स हैं, ये सारे जो हैं ये जब इंसान जो हमारे पास एक्वेटिक लाइफ्स हैं, जिसके अंदर मछलियाँ आ जाती हैं और जो पौधे हैं, उन सब के लिए जो है वो बहुत ही बुरे असरात रखते हैं। इसी तरह हमने देखा है कि जो हमारे पास रावी है लाहौर के पास, जो उसके अंदर से जो मछलियां हैं वो भी अब उसके अंदर हमें नजर नहीं आती। इन एडिशन टू अबव इफेक्ट्स, इन इफेक्ट्स के जरिए पोल्यूटेड वाटर बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एज वेल फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। सो इस वजह से जो हमारे पास पीने वाला पानी जो है वो भी अब जो है हमारे लिए खतरे का बायस बनता है। डिजीज कॉजिंग जर्म्स आर अनदर सीरियस कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो हमारे पास डिजीज कॉज करते हैं वो जर्म्स जो पानी में मौजूद होते हैं, वो भी वाटर पोल्यूशन के लिए सीरियस जो है वो अफेक्ट सकते हैं। इसके अंदर जो है वो कोलेरा, टाइफाइड जैसी डिजीज जो है वो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू जो है वो वॉर्म्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली द चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बाय दिस डिजीज, जो बच्चे हैं इससे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड स्प्रेड ऑन क्रॉप्स एंड वॉश ऑफ विद रेन वाटर एंड एंटर इनटू रिवर्स, स्टीम एंड अंडरग्राउंड वाटर, ऑयल स्पिल फ्रॉम ऑयल टैंकर एंड। अच्छा, इस पैराग्राफ में हमें सिर्फ यही बताया गया है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम अपने फसलों में यूज़ करते हैं, वो जब बारिश होती है तो उसके थ्रू जो है वो रिवर्स में, स्टीम में, अंडरग्राउंड वाटर में जो है वो बह जाते हैं, जो कि इंसानों और जानवरों दोनों के लिए जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं। इसी तरह हमें एक एग्जाम्पल दी गई है कि 27 जुलाई 2003 में एक ऑयल का टैंक जो है वो कराची में स्प्लिट हो गया था, गिर गया था। उसमें से 20,000 टन जो क्रूड ऑयल है वो समुंदर में बह गया था, जिसके नतीजे में जो है वो बहुत से जो हमारे पास एक्वेटिक लाइफ है, मेराइन लाइफ है, उसके अंदर जो, उसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंट है, उसमें बहुत बुरा जो है वो असर पड़ा था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन यूज एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल। हम लोगों ने यूज बताने हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के। पेज नंबर 80 और 81 पे हम इसका आंसर देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 80 पे हमें ये फॉसिल फ्यूल्स की हेडिंग दी गई है। इसमें हम देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या है और इसके यूजेस क्या हैं और इसका इन्वायरमेंट में जो है वो क्या अफेक्ट होता है। कोल, ऑयल एंड गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। जो हमारे पास कोयला है, उसके बाद हमारे पास जो गैस है, जो तेल है, ये सारे जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, पावर जनरेशन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री कम मेनली फ्रॉम दीज सोर्सेज। जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, बिजली की पैदावार है, ज़राअत है, ये सारी ज़रूरत पूरी करने के लिए जो है ये एनर्जी ज़्यादातर इन्हीं से हासिल की जाती है। दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल बिकॉज दे आर formed from remains of plants and animals of remote past which we buried under the earth। So इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि ज़माने कदीम में पौधों और जानवरों के जो हमारे पास बाकियात, जो हमारे पास उनके मरने के बाद ज़मीन में जो रहने वाली चीज़ें जो हैं, उस वक्त के गुजरने के बाद जो हैं वो कोयले, तेल और गैस में जो है वो चेंज हो गई। With the passage of time they change into coal, oil and gas due to excessive pressure and temperature in the earth। हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि इसके क्या यूजेस हैं कोयल, ऑयल एंड गैस के। सो फर्स्ट हमारे पास है कोयल, जिसको हम कोयला कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग थर्मल पावर। जो हमारे पास थर्मल हीट है, जिसको हम जो हमारे पास हरारती तवानाई जिसको हम कहते हैं, एक पुराना और अहम ज़रिया जो है वो कोयला है। सो इसके अंदर क्या बताया गया है कि ये हमारे पास यूज़ है इसका, कि हमारे पास जो पाकिस्तान में इस वक्त ज़्यादातर कोयला है वो ईंटों की जो हमारे पास भट्टियां हैं, जहाँ पे ईंट बनते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद इसके जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उसको पैदा करने के लिए भी ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ लिक्विड फॉसिल फ्यूल। ये हमारे पास लिक्विड फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय
Shallow seas from marine plants and animal remain which were buried under the earth and changed later on into petroleum due to pressure and high temperature. Gas was also formed along with petroleum. So इसके अंदर हमें बताया गया है कि लाखों साल पहले जो समुद्रों में जितने भी हमारे पास पौधे या जितनी भी चीज़ें थी जानदारों की, उससे जो ज़मीन में दब जाने वाले जो हमारे पास चीज़ें थी वो प्रेशर और जो उसकी वजह से पेट्रोलियम के साथ ही कुदरती गैस जो है वो उसमें तब्दील हो गई. पेट्रोलियम इज़ वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन मॉडर्न टाइम. वेरियस प्रोडक्ट आर obtained from refining crude oil pump out from अर्थ. गैसोलीन, डीजल, फर्नेस ऑयल एंड केरोसिन ऑयल आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट. ये सारे जो हैं ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं. और ये किस किस चीज़ों में यूज़ होती हैं? शिप्स में, पावर स्टेशन में, इंडस्ट्रीज़ में और होम्स में. ग्रीसीज, एस्फल्ट, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक आर सम अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट हम नेचुरल गैस देखते हैं. नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज इंक्लूडिंग मीथेन, इथेन, प्रोपेन. लार्ज डिपॉजिट ऑफ नेचुरल गैस एग्जिस्ट इन पाकिस्तान. जो नेचुरल गैस है ये किसका मिक्सचर होता है? इसके अंदर मीथेन, इथेन और प्रोपेन आ जाता है. लार्ज डिपॉजिट जो है नेचुरल गैस है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं. नेचुरल गैस में पेट्रोलियम और कोल आता है जो कि मेजर सोर्स है एनर्जी का. ये हमारे लिए किस किस चीज़ों में यूज़ होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, और दूसरी जो हमारे पास सीमेंट है, केमिकल फर्टिलाइजर में, इंडस्ट्रीज़ में जो हमारे पास खाना पकाना है उसके अंदर जो है ये नेचुरल गैस यूज़ होती है. नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल और इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट पे फॉसिल फ्यूल का क्या इफेक्ट है? ऑल्सो फॉसिल फ्यूल आर अ चीप एंड कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी बट सेम टाइम दीज आर क्रिएटिंग मैनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. जैसे कि ये हमारे पास जो है वो एनर्जी का सोर्स है लेकिन इसके साथ ही इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स भी है वो क्रिएट करता है. एज ऑलरेडी डिस्कस अंडर एयर पोल्यूशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस स्मोक. इसके जलने से जो है वो स्मोक प्रोड्यूस होता है. उसमें से बहुत सी गैसेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं जो कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन कॉज करती हैं. लार्ज एरियाज ऑफ फर्टाइल लैंड, फॉरेस्ट एंड नेचुरल हैबिट्स ऑफ मैनी एनिमल आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन एंड ड्रिलिंग ऑफ कोल एंड ऑयल. सो इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिसमें जो हमारे पास कोयल या ऑयल है इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ज़मीन या जंगलात हैं उसमें ज़ाया हो जाती हैं. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ नोट ऑन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो पेज नंबर 81 पे हम इसका आंसर देखते हैं. सो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है इसके अंदर हमें फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स का बताया गया है कि यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में तरक्की के लिए या हमारे पास जो इज्जत वकार जो हमारे पास बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके लिए बहुत ज़रूरी है. हाउ एवर इट इज़ आल्सो फैक्ट दैट फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स है ये हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास दोबारा जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती और बहुत अरसे बाद जो है ये दोबारा रिफॉर्म होती हैं. फॉर एग्जांपल मिलियन और ईयर्स आर नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. बहुत से साल जो लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स बनने में. आल्सो अमाउंट ऑफ मिनरल ऑन अर्थ इज लिमिटेड. जो मिनरल्स हैं ये भी ज़मीन पर बहुत कम होते हैं. दे मे एंड अप सोन इन एक्सेसिव यूज इज कंटिन्यूड. रिसोर्स मे बी कंजर्व फॉर फर्दर यूज. इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसके मेजर्स कंट्रोल करते हैं? लाइक रिसाइकलिंग ऑफ यूज मटेरियल, सब्स्टिट्यूशन ऑफ रीयूज ऑफ आर्टिकल ऑफ कॉमन यूज मे बी अडॉप्टेड इन दिस रिगार्ड. कि हम लोग चीज़ें जो हैं उसको दोबारा से इस्तेमाल शुदा चीज़ों को दोबारा यूज़ करके नई प्रोडक्शन जो है वो बना सकते हैं. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट होता है. Till recently, farming in Pakistan was labor intensive, depending mainly upon muscle power. However, since last few decades, production trend have emerged in agriculture. This means that now the crops are now not grown only for substantive living but also for purpose of export sale and earning money. Mechanized farming is getting popular in order to obtain more crop yield. Irrigation by tube wells, plugging and drilling of land by tractors and use of harvester and thresher are common practice these days. So इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि कुछ अर्सा कबल जो है वो पाकिस्तान में काश्तकारी मुकम्मल तौर पे जो है वो जो किसान है वो अपनी उनकी मेहनत पर इंतज़ार करती है. लेकिन चंद दिहाइयों से जो ज़राअत है वो उसके अंदर बहुत सी जो हमारे पास तरक्की है वो हो चुकी है. इसके अंदर फसलें सिर्फ औकात जो है वो काश्त नहीं की जाती बल्कि ज़री पैदावार और बेचकर दौलत कमाने का ज़रिया जो है वो इसके अंदर बन चुकी हैं. इसके अंदर हमें बताया गया है कि हम लोगों ने जो ट्यूबवेल चलाने के लिए ट्रैक्टर है, कटाई के लिए जो है हार्वेस्टर है और उसके बाद जो थ्रेशर का इस्तेमाल है वो इसके अंदर आम हो गया है. Many disease resistance varieties have been produced through the research in agriculture. Use of chemical fertilizer and insecticide is also increasing and become popular among the farmer. All these trends have resulted in increased crop production, leading to betterment in the economic and social life of our people. So इसके अंदर भी बताया गया है कि जो हमारे पास कीमियाई खादें हैं उसके बाद कीड़े मार जो अद्वियात हैं उसका इस्तेमाल जो है वो भी आजकल जो है वो ज़्यादा हो गया है. ऑन दी अदर हैंड सम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैव आल्सो सफर्ड. सो इसके बाद हमें बहुत सी चीज़ों का जो है वो नुकसान भी उठाना पड़ रहा है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं कि canals and distributor are often not lined with bricks and so water seeps down from them. This result is rising water table. Consequently, the irrigated areas are becoming victim to twin means of water logging and salinity. As a result of this problem,
Large area of fertile land have been rendered unfit for agriculture. Insecticides and fertilizer application is reducing to environmental pollution. The number of insects that have become resistant to insecticides and pesticides have increased. Cultivation of same crop year have मीन। अच्छा, इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है कि इसके बहुत से नुकसानात भी हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो मशीनी काश्त है उसकी बदौलत माहौलियाती तब्दीलियाँ भी है इसके अंदर जो है वो हो सकती हैं। नहरें और जो हमारे पास खाद है उसके अंदर जो है वो कच्चे होते हैं, जिसका पानी जो है वो ज़मीन में चला जाता है और इसी तरह जो है वो पानी की सतह जो है उसके अंदर बुलंद हो रही है। कीड़े मार अद्वियात और जो हमारे पास कीमियाई खादें हैं इसमें जो है वो आलूदगी जो है वो बढ़ रही है। तो इसके अंदर हमें क्या बताया गया, ज़रूरत है कि ऐसी काश्त को जो है वो हमें फ़रोग़ देना चाहिए जिसके वजह से जो हमारे पास फसलें हैं वो ज़मीन जो खादें हैं उसमें कम इस्तेमाल हो और हमारी जो मईशत है वो ज़्यादा तरक्की कर सके। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट के डेयरी, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग पे हमने जो है वो नोट लिखना है। सो पेज नंबर 83 पे हम इसका आंसर देखते हैं। सो ये पेज नंबर 83 पे हमें डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग दिया गया है। हम इसका देखते हैं कि क्या है कि बैलेंस डाइट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट एंड गुड हेल्थ। मिल्क, बटर, चीज, मीट एंड एग्स आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बैलेंस डाइट। दीज कॉन्स्टिट्यूएंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैटल, चिकन एंड फिश। तो इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि जो हमारे पास डेयरी, पोल्ट्री और फिश फार्मिंग है इसके अंदर इंसान की बेहतर नशोनुमा और सेहत के लिए जो है वो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर हमारे पास दूध, मक्खन, पनीर, गोश्त और अंडे वगैरह जो है वो बैलेंस डाइट का हिस्सा हैं। और हम इनको किन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं, मवेशियों से, जिसके अंदर गायें, भैंस, बकरी, मुर्गियां और मछलियां वगैरह जो है वो आती हैं। मैन हैज़ बीन रेजिंग डोमेस्टिक एनिमल्स सिंस एंशिएंट टाइम्स, हाउएवर इन रिसेंट टाइम डेयरी फार्मिंग, कैटल फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग इज कैरिड आउट ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो इसके अंदर हमें बताया गया है कि इंसान जो है वो ज़माने कदीम से मवेशी जो है वो पालता आ रहा है, मगर मौजूदा ज़माने में डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और जदीद साइंसी तरीक़ों पर जो है वो की जाती है। Using the knowledge of biology, improved varieties of cattle and chicken have been produced that give better yields of milk, meat and eggs. तो इसके अंदर हमें बताया गया है कि साइंसी तरीके से आजकल जो है वो हमारे पास जो ये चीज़ें हैं इनकी नशोनुमा, इनकी परवरिश जो है साइंसी तरीके पर की जा रही है और नई नई चीज़ें जो हैं वो इनसे तैयार की जाती हैं। These animals are also raised and take care of scientific lines. Nowadays, we do not depend for fish or natural resources such as rivers and ocean, but instead fish are grown in specially built fish farms. So इसके अंदर हमें बताया गया है कि जो हमारे पास आजकल मछली के लिए भी सिर्फ कुदरती ज़राए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन जो इसके अंदर दरिया और समुंदर है सिर्फ उसी के ऊपर जो है वो हम इंसार नहीं करते, बल्कि हम इसकी ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत से फिश फार्म्स जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स क्या है। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, सो इसके अंदर हम लोग इसको डिटेल से लिखेंगे। इसके अंदर हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और फिशरीज भी आ जाएंगी जो उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि पाकिस्तान में जो दूध, मक्खन काफ़ी मिकदार में जो है पैदा होता है, लेकिन इसकी कसीर मिकदार को मुनासिब तरीके से जो है वो प्रोसेस करना, महफूज करना, पैक करना जो है वो बहुत जो है वो इस चीज़ को नहीं प्रॉपरली देखा जा रहा था। लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए आजकल जो है वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इसमें हमें इम्प्रूव करके दी हैं। नेक्स्ट हम पोल्ट्री प्रोडक्ट्स देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि प्रोटीन रिच फूड लाइक मीट एंड एग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चिकन। जो हमारे पास प्रोटीन रिच फूड है ये हम चिकन से हासिल करते हैं। Development of poultry farming on scientific lines have helped greatly in increasing overall production of food in country. So जो हम लोग पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं उसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास कंट्री में जो हमारे पास फूड की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट फिशरीज क्या है। फिश उन्होंने हमें क्या बताया है कि हम लोग जो मछलियाँ हैं वो सिर्फ वाटर स्ट्रीम जो है दरियाओं से और समुद्रों से ही ले सकते थे, लेकिन आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी में जो है लोगों ने अपने फॉर्म्स में मछलियों को जो है वो ग्रो करना शुरू करवा लिया है और इससे जो है वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है सेकंड पार्ट 11 का। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है 11 का थर्ड पार्ट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड नेशनल पार्क पे हमने नोट लिखना है। सो पेज नंबर 85 पे हम इसका आंसर देखते हैं। सो फर्स्ट हमें हेडिंग दी गई है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव फ्रॉम एक्सटिंक्शन इफ देयर हैबिटेट आर रीएस्टैब्लिश्ड। सो इसके अंदर क्या बताया कि जो वाइल्ड लाइफ है हमारे पास उसको हम सेव कर सकते हैं, ख़त्म होने से बचा सकते हैं अगर हम उनके जो रहने की जगह है उसको दोबारा बना सकें। फॉर दिस पर्पज सर्टन एरियाज आर मार्क्ड एंड स्पेसिफाइड फॉर वाइल्ड लाइफ। सच एरियाज आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ पार्क्स। सो इन जानवरों को रहने के लिए जो हम लोग एरियाज जो है महसूस करते हैं हम उनको वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स कहते हैं और वाइल्ड लाइफ पार्क्स कहते हैं। फॉर द सेक ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इट बिकम वेरी नेसेसरी टू बैन हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स टू रिस्ट्रिक्ट देयर हंटिंग और ट्रेडिंग। लॉज एग्जिस्ट इन द रिगार्ड बट दे नीड टू इन्फोर्स स्ट्रांगली।
सो इसके अंदर क्या बताया गया है कि अगर हम लोग जानवरों को जो है ख़त्म होने से बचाना चाहते हैं, जिनकी स्पीशीज़ जो है हमारे पास ऑलरेडी कम है, तो हमें चाहिए कि हम उनका शिकार जो है वो बंद कर दें। और कानून भी ऐसा बनाया गया है, लेकिन उन पे जो है वो अमल नहीं किया जाता। नेशनल पार्क्स क्या है कि नेशनल पार्क प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क्स आर नेचुरल एरियाज which are kept in their original setting along with their natural plants and animals. All the sort of human interference except for educational and research पर्पज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सो इसके अंदर हमें क्या बताया है कि जो वाइल्ड लाइफ को महफूज करने में नेशनल पार्क हैं वो भी अपना अहम प्ले करते हैं रोल। नेशनल पार्क ऐसे कुदरती इलाके होते हैं जो अपनी कुदरती हालत में अपने कुदरती नबातात और हैवानात जो हैं उसके अंदर जो है वो जानवर को महफूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का 4th पार्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ हमने लिखना है। सो पेज नंबर 84 पे हम इसका आंसर देखते हैं। सो ये हमें इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ दी गई है कि मैनी प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम वाइल्ड लाइफ आर यूज्ड इन अवर होम, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, फूड, टिम्बर एंड मेडिसिन आर फ्यू एग्जांपल्स। इसमें बताया गया है कि बहुत सी प्रोडक्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ से हम इस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो है वो खुराक, मेडिसिन वगैरह इसके अंदर मिसालें हैं। वाइल्ड लाइफ मेंटेन बैलेंस इन नेचर, जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उसके अंदर तवाज़ुन बरकरार रखता है। वाइल्ड लाइफ सेटिस्फाई अवर एस्थेटिक सेंस, कलरफुल फ्लावर्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल एनिमल्स एंड हंटिंग ऑफ गेम एनिमल्स एड टू अवर हैप्पीनेस। तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स जो हैं हम उन्हें देखने के लिए जो है वो हमें बहुत सी चीज़ें जो है वो मिलती हैं वाइल्ड लाइफ पे। वाइल्ड लाइफ plants and animals of today will determine what type of plant and animals will be found in future। तो जो वाइल्ड लाइफ है वो हमें ये भी बताती है कि हमें फ्यूचर में कौन से प्लांट्स और कौन से एनिमल्स की जो है वो ज़रूरत है। सो लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन। आबादी के बढ़ने से जो है वो इन्वायरमेंट में कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा हो रही हैं। सो पेज नंबर 86 पे हम इसका आंसर देखते हैं। सो हम क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखते हैं कि पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। राइजिंग पॉपुलेशन अफेक्ट द एनवायरमेंट इन मैनी वेज, कॉन्सिक्वेंटली अ नंबर ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल नेचर अराइज। तो इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि हर माहौलियाती निज़ाम जो है जिसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास दुनिया है उसमें आबादी जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। आबादी में इजाफा हो रहा है, इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है दुनिया में जो है वो जो हमारे पास किसी भी वक्त जो लोगों की तादाद है वो बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल नेचर जो है वो भी प्रॉब्लम्स भी हैं वो भी बढ़ रही हैं। जो उनकी ज़रूरियात है, जैसे जैसे हमारे पास जो उनकी आबादी है वो बढ़ रही है, उनकी ज़रूरियात भी जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। जैसे कि उसके अंदर एयर आती है, वाटर, हाउसिंग और दूसरी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर उनको पूरा करना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट क्या है कि सम इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर पॉवर्टी, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉपुलेशन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ एंड माइग्रेशन है। सो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं कि जिसके अंदर हमारे पास जो है वो लाइफ की क्वालिटी जो है वो पुअर है, पॉपुलेशन, पोल्यूशन जो है, आलूदगी, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड और जो हमारे पास जंगलात हैं उनका कट जाना है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। सो इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि लोग जो हैं वो बेटर अपने कारोबार के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हिजरत करते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? माइग्रेशन। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज लीड टू ह्यूज इंक्रीज इन सिटी पॉपुलेशन। के जो लोग हैं वो देहातों से जब शहर आते हैं तो इसमें जो शहरों में पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ जाती है। कॉन्सिक्वेंटली मैनी पीपल आर फोर्स्ड टू लिव इन स्लम्स। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ नेशन इज जज्ड बाय सर्टेन इंडिकेटर विच आर एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड अदर फैसिलिटीज सच एज क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए जो है वो लोगों को बहुत सी चीज़ों का जो सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर जो है वो साफ़ पानी, बिजली और दूसरी फैसिलिटी जिसके अंदर रहने की जगह, न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन जो है वो ऐसी चीज़ें शामिल है। फॉरेस्ट आर क्लियर टू फुलफिल द नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। की जो बढ़ती हुई आबादी है, जो जंगल है उसको काटा जाता है, ख़त्म किया जाता है ताकि उनके लिए रहने के लिए जगह बन सके। दिस एक्शन लीड टू अनफेवरेबल क्लाइमेटिक चेंज, सॉइल रेन अकर एंड फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड इज वेस्ट। सो इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास आबो हवा है उसमें चेंज आ सकता है, जो ज़मीन है उसके अंदर, और जो हमारे पास एग्रीकल्चर है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, फर्टाइल है, और जो ज़मीन है उसमें ज़ाया हो सकती है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सरसाइज को सॉल्व किया। ये हमारा क्लास 9 प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया था उसकी लास्ट वीडियो थी। उसके अंदर हमारे पास हमने चैप्टर्स की एक्सरसाइज को सॉल्व किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.